हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं ऋतु एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो चैप्टर 2 है। हम लोग जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे थे, तो उसी के तहत हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या दे दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। ग्लोब और अक्षांश। ग्लोब जो है अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। और जो एनसीईआरटी क्लास 6 की है, ये चैप्टर 2 हम लोग करने वाले हैं आज कवर। तो देखिए कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? क्या आप बता सकते हैं कैसे दिखती है? Yes, आपको लगेगा कि ये अंडे की तरह दिखती है, ये आलू की तरह दिखती है, या फिर ये एक गोल गेंद की तरह दिखती है। ऐसा आप लोग बच्चों, आप लोग ऐसी कल्पना करेंगे, है ना? तो इसमें दिया है कि आप इसको, ये जो ग्लोब होता है, हमने देखा होगा हमारे ऑफिस में टीचर्स के पास ग्लोब होता है ना? तो उसमें देखा होगा कि ये क्या है, पृथ्वी क्या है, एक गोल रूप है ना। तो इसमें हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब की ग्लोब का आकार कैसा होता है, ग्लोब पृथ्वी क्या मतलब पृथ्वी का आकार कैसा होता है, विषुवत, समांतर रेखाएं और जो है उष्णकटिबंध, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के या फिर आपकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, है ना। तो कभी कभी देखिए देशांतर के बारे में भी पूछता है एग्जाम में आपका, है ना। उष्ण कटिबंध के बारे में पूछता है, उत्तरी गोलार्ध है, इस सब के बारे में पूछता है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में ना। चैप्टर 2 क्या है? अक्षांश, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर जो है रेखाएं, ठीक है। ये है ग्लोब। ग्लोब विभिन्न प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब होते हैं जो कि आसानी से एक दूसरे के स्थान नहीं ले जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। और पॉकेट में रखने योग्य जो ग्लोब होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे कि गुब्बारे, है ना। गुब्बारों जैसे कि गुब्बारे में ग्लोब होता है ना, जिसमें कि हवा भरी जा सकती है, एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है ले जाया जा सकता है। लोग जो है स्थिर नहीं होते हैं, केवल एक ही जगह पे मतलब स्थिर नहीं होते हैं, एक ही जगह टिके हुए नहीं होते हैं। इसे वायु में घुमाया जा सकता है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाते हैं। जैसे कि लट्टू घुमाते हैं ना, बचपन में आपने लट्टू खेला होगा, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो उसी तरह जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जा सकता है, उसको जो है लोग को भी घुमाया जा सकता है, जैसे कि इसी पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, है ना। ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु और रेखाओं के संदर्भ में क्या आवश्यकता होगी। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। एक जो सुई होती है ना, जो झुकी हुई अवस्था में होती है ग्लोब के, उसको क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है, ठीक है, उसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे वह सुई होकर गुजरती है, जो ये ग्लोब है, देखिएगा आप ऊपर, ये ग्लोब है, ये 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 सुई बता रहे हैं, ठीक है ना। ये सुई है, ठीक है, एक ऊपर सुई है, एक नीचे सुई है, ये ग्लोब है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ग्लोब पर जो दो बिंदु से होकर गुजरती है, उत्तर दिशा और दक्षिण, जिसे ध्रुव कहते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे ये उत्तरी है और ये दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। वो जो सुई है, और इसको क्या है, इसको पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जा सकता है, इस तरीके से घुमाया जा सकता है। और लेकिन यह भी आपको याद रखना होगा कि इन दोनों में क्या है, अंतर है, कि इन दोनों में अंतर दिखाई देता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ऐसी कोई भी सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है ना। ग्लोब जो क्या है, काल्पनिक रेखा है।
इसके तहत हम लोग क्या बताते हैं कि पृथ्वी कैसी होती है, कई किस तरीके से अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है ना। और एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे उसे कहा जाता है, उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ग्लोब है गोल सा, ये ग्लोब है आपका, इसके बीच से जो एक लाइन जाती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, ये जीरो अक्षांश की रेखा भी है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को, ये देखिए जो है दक्षिण कहा जाता है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और बीच में जो एक रेखा जाती है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाएं, जो विषुवत वृत्त है इस पे अ, ये सारी जो रेखाएं दिख रही है आपको ब्लैक ब्लैक, 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, है ना। ये सारी रेखाएं क्या है, ये समांतर या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक इस स्थित सभी समांतर रेखाओं को समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों के को अंश में मापा जाता है। जो विषुवत वृत्त है शून्य अक्ष अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि जो है विषुवत है वो शून्य शून्य जो अक्षांश है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, शून्य अक्ष को दर्शाती है, अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है ना। विषुवत क्वेश्चन में पूछा गया जो विषुवत वृत्त है ये उसका अक्षांश क्या है, तो शून्य अंश अक्षांश है। ठीक है ना। और विषुवत जो वृत्त है वो, इससे जो है वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त, जो चारों ओर के वृत्त का 1/4 पार्ट है। इसका माप कितना होता है, 360 अंश का होता है, यानी कि 1/4, 1/4। ठीक है, 360 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री का क्या है, अंश बनाएगा, है ना। ये 90 डिग्री का अंश बनाता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत जो है वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि जो भी उत्तरी समांतर रेखाएं हैं उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, और जो जो कि दक्षिण में है वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। ठीक है, इसे प्रत्येक अक्षांश के मान की के साथ उसकी दिशा या उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग इस वाले चित्र में देख सकते हैं, इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं। इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर, महाराष्ट्र में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में जो ब्राजील है दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री जो है 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और ब्राजील का बेलो हॉरिजोटे है, वो क्या है, दोनों ही 20 डिग्री अंश पर है। लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में है, और होरी जोटे ये है जो ब्राजील का, वो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और वो लोग होरिजेंटल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है ना, जैसा कि इस वाले चित्र में आप लोग देख सकते हैं। ओके, और आज हम लोग फिर आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, ये निम्नलिखित हैं, देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कौन सी होती है दोस्तों, ये देखिए मैं चित्र बना के आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कर्क रेखा होती है, ये विषुवत रेखा है, बीच में बीच वाली भाग को काटी विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा। उत्तरी उत्तरी दिशा में इसको कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी दिशा में उसको मकर रेखा कहा जाता है। ये क्या है, ये 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में। और विषुवत वृत्त के
66 डिग्री उत्तर में ध्रुव वृत्त है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है, ठीक है ना। और इसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात कर लेते हैं हम लोग। पृथ्वी के ताप कटिबंध जो कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों में सूर्य जो है एक बार समान सर के ऊपर से होता है, इसलिए यह क्षेत्र जो है सबसे अधिक गर्म उष्मा वाला होता है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध की डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे दोस्तों कि जो उष्ण कटिबंध है उसे उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है, यहाँ पर उष्मा क्यों प्राप्त होती है ज्यादा, क्योंकि दोपहर के समय सिर के ठीक ऊपर होता है कौन, सूर्य, इस वजह से यहाँ पे उष्मा ज्यादा होती है और यह गर्म होता है ना। इसके बाद देखते हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। सूर्य के जो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ध्रुव की जो तरफ क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या है, मध्यम रहता है, ठीक है ना, मध्यम रहता है। और इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि जो सूर्य है वो तिरछा पड़ता है, तिरछा पड़ेगा तो गर्मी कम होगी, है ना। गर्मी कम होगी तो क्या है, सर्दी वहां पे रहेगी, इसीलिए क्या है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है इस वाले क्षेत्र को। हम लोग इस वाले पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, ये देखिए दक्षिण वृत्त का ये ध्रुव शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे जो सूर्य है वो तिरछा पड़ता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो है क्षितिज रेख से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, जो सूर्य है क्षितिज से ज्यादा क्या है ऊपर नहीं जा पाता, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कटिबंध कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने समझा क्या, हमने क्या समझा यहाँ पर, उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध के बाद हमने शीतोष्ण कटिबंध, जो पृथ्वी की ताप कटिबंध है ना, उसके बारे में समझा कि उष्ण कटिबंध जो है वो क्या कहलाती, किस कैसे होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और शीत कटिबंध क्या होता है ना। अब जान लेते हैं कि देशांतर क्या है, देशांतर क्या है। और इस तरीके देखिए यहाँ पे बताया भी गया है बच्चों को कि सीधी सतह पर जो टार्च का प्रकाश है तेज और कम क्षेत्र में फैलता है, जबकि जब तिरछी सतह कर देंगे तो जो टार्च का प्रकाश है वो कम तेज परंतु अधिक फैलता है ना, इस तरीके से बताया गया है। इसके बाद देखते हैं कि देशांतर क्या है। देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। और जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप जो है एक ही अक्षांश पर है, एक ही अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो इसकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है ना। रेखाओं को देशांतरी यामात्य कहते हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतरी यामोत्तर कहा जाता है, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। देशांतर जो अंश है उनसे मापा जाता है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप।
देशांतर है दोस्तों वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। और अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामितीय लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना क्या है कठिन है। तथा सभी देशों के निश्चय सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनविच है जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्रीनविच में। वहां से जो भी यामातर जो रेखा गुजरेगी वहां से क्या है वहां से टाइम की गिनती शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच का है। जो यामोत्तर रेखा ग्रीनविच जहाँ पर ब्रिटिश राज की वेधशाला है वहां से गुजरने वाली जो एक रेखा है पूर्व से पश्चिम की वो गुजरती है, वहीं से गिनती शुरू हो जाती है। इसी को यामोत्तर प्रमुख रेखा कहा जाता है। इसका मान है दोस्तों 0 डिग्री होता है। और यहाँ से हम 180 पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो प्रमुख यामोत्तर जो है 180 मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में और पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, यानी कि बांटती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री क्या है पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर क्या है स्थित है ना। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देख रहे कि जो असम में है, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश देशांतर पर स्थित है। देखिए आप लोग प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है और अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रशांत महासागर। इसमें देखिए दोस्तों ये है हमारा क्या अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो वहाँ पर तीनों रेखाएं कर्क में रेखा मकर रेखा और विश्व तीनों रेखाओं को क्या है विभाजित करता है। और देशांतर और उसके समय को जान लेते हैं। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है ना। समय को मापने के लिए क्या है सबसे अच्छा साधन क्या है पृथ्वी चंद्रमा और ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है और सुबह की पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है ना। सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है क्या हमारी जो परछाई है। कभी आपने देखा होगा दोपहर के समय हमेशा हमेशा क्या छोटी होती है और सूर्यास्त या सूर्योदय के समय हमारी जो परछाई है वो लंबी हो जाती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा वही उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या है दोपहर होगी। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसको नोट डाउन करेंगे। अतः जो चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो पूर्व में है दोस्तों जो पूर्व में है ना पूर्व में यहाँ पर पूर्व जो पूर्व जो प्रदेश है उनका जो है समय आगे होगा। और जो पश्चिम में देश है ना जो भी पश्चिम में देश पड़ेंगे उनका समय हमेशा ही क्या है पीछे होगा, ठीक है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार हम ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 5 15 × 4 क्योंकि 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूम जाती है ना। 1 घंटे में 15 डिग्री। तो इसलिए ग्रीनविच
के समय में 1 घंटा आगे होगा, वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, वहाँ दोपहर में कितना बज गया होगा, 1 बज गया होगा। इसको ध्यान में रखेंगे अभी। अब देखते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यहाँ उत्तर परिस्थिति स्थानों के जो स्थानों पर स्थित स्थानीय समय में जो भी अंतर होता है, उदाहरण के लिए हम बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय लगभग क्या है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इससे यह आवश्यक कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाले किसी यात्रा से स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.82 पूर्व को मानक यामात्तर माना गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। इस प्रकार यामात्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, 82 डिग्री पूर्व है। ठीक है ना। भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में 82.82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं, तब भारत में शाम के 7:30 बज जाते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24, इसको भी देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए कि जो पृथ्वी है उसको एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है उसको कितने मानक जो क्षेत्रों में मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24 घंटे वाले मानक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, ये था हमारा भूगोल का चैप्टर 2 अक्षांश एवं देशांतर। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है। पृथ्वी का सही आकार तो आप लोग जानते ही दोस्तों। पृथ्वी का सही आकार यह गोलाकार नहीं है। यह क्या है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। और ग्लोब क्या है, ग्लोब ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा जैसा कि चैप्टर में। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, जिस पर पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न भौतिक जो प्रतिरूपी एवं महाद्वीपों, महासागरों, देश के आदि की जानकारी जो है अंकित होती है, उसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा अक्षांशीय रेखा का मान क्या है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान वो है 23.5 डिग्री अक्षांशीय मान है। ठीक है दोस्तों। इसका पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है, आपको बताइए, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो हमने पढ़ा था। इसके बाद देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर क्या है। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसमें बताएंगे हम लोग। जो अक्षांश है, यह एक अनकाल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जो अक्षांश क्या है, दो बराबर भागों में बांटती है। और देशांतर क्या है, वो दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। और ऐसे जो पूर्व से पश्चिम वाली रेखा है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। एक क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। उष्मा की जो सबसे अधिक मात्रा है, क्योंकि देखिए आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि उष्ण कटिबंध कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है एक वर्ष में दोपहर के समय क्या है, सीधे सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है उष्मा सबसे अधिक होती है। जब भारत में 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि जो ग्रीनविच के पूर्व में भारत स्थित है, साढ़े साढ़े 82 डिग्री हमने पढ़ा था जैसे कि
है ना, स्थित है। तो यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है क्या है, आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के कितने 12 बजते हैं, तो यहाँ पे भारत की कितने बजेंगे, 5.5 घंटा आगे रहेगा समय। ओके। प्रमुख या मध्य रेखा क्या है, ये है आपकी, इसका मान है 0 डिग्री। ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध जो है वो ध्रुव के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। इसके बाद देखेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव कहाँ है, दक्षिण ध्रुव वृत्त वह है दक्षिण गोलार्ध में। ग्रेड किसका जाल है, ये अक्षांशों एवं देशांतरी या मात्रों का क्या है, जाल है। मकर रेखा स्थित है कहाँ पे, 66.डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक एवं क्या है, 82.82 डिग्री है। जीरो एवं उत्तर को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रमुख रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ये भी समाप्त होते हैं। दोस्तों ये थे एनसीईआरटी पार्ट चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी 6 क्लास की, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।